नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रोयल स्वागत करता हूं इन स्पेशल ए लर्निंग क्लासेज में आपका। आज की क्लास 12th बायोलॉजी, जिसमें चैप्टर 9 हम पढ़ रहे थे एंजाइम से रिलेटेड, उसमें हम आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मोड ऑफ एंजाइम एक्शन, यानी एंजाइम जो है वो कैसे कार्य करते हैं, कैसे वो अपनी एक्टिविटी शो करते हैं, उनकी जो मैकेनिज्म है उसकी स्टडी हम आज की इस क्लास में करेंगे। अब यदि हम मोड ऑफ एंजाइम एक्शन की बात करें तो ये जो है वो पूरी तरह से डिपेंड करता है नेचर ऑफ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। किसी भी एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो उस एंजाइम की नेचर पर भी डिपेंड करेगी, और वो एंजाइम जिस पर अपनी एक्टिविटी शो करता है, जो जिस सबस्ट्रेट पर अपनी एक्टिविटी शो करता है, उसकी नेचर पर भी वो डिपेंड करेगी। और इसके कारण से वो अलग अलग प्रकार से अपना एंजाइम एक्शन मोड जो है उसे वो शो करेंगे या उसे वो प्रदर्शित करेंगे। अब यहाँ पर हम पहले एंजाइम ये मोड ऑफ एंजाइम एक्शन को यदि हम देखें तो मोड ऑफ एंजाइम एक्शन जो है इसको दो तरीकों से समझाया जा सकता है कि किस प्रकार से एंजाइम जो है वो अपनी क्रिया विधि प्रदर्शित करता है। उसे प्रदर्शित करने के या उसे स्पष्ट करने के दो तरीके हैं। ये दो प्रकार से अपना प्रभाव दिखाता है। एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करके, और दूसरा लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, यानी किसी भी एक्टिविटी या किसी भी जो प्रोसेस है, जो रिएक्शन है, उसके लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए उसको कम करके। तो दोनों तरीकों से, एक तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है तो उससे भी एंजाइम का जो एक्शन है वो हो जाता है, और उसके कारण से एंजाइम उस एक्टिविटी को या प्रोसेस को इंड्यूस कर देता है, और दूसरा एक्टिवेशन एनर्जी को भी वो कम कर देता है, उसके कारण से भी एंजाइम जो है वो अपनी एक्टिविटी दिखा देता है, यानी उसमें वो कैटेलाइज कर देता है। तो कैटेलाइज दो तरीकों से करता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करके, और दूसरा लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी के थ्रू। अब पहले हम देखें इसमें पहला बिंदु एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। अब यहाँ पर यदि हम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की बात करें तो कोई भी जो एंजाइम है उस एंजाइम की जो सरफेस होती है उस पर एक्टिव साइट होती हैं, और वो एंजाइम जो है वो अपने साथ में जोड़ लेता है किसको, सबस्ट्रेट को। तो सबसे पहले एंजाइम जो है वो अपने साथ में सबस्ट्रेट को जोड़ता है। तो एंजाइम मॉलिक्यूल प्लस से सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, ये दोनों अलग अलग होते हैं। एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो नॉर्मली अपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, उसके लिए उसे एंजाइम की जरूरत पड़ती है, लेकिन एंजाइम के कांटेक्ट में जैसे ही वो आता है दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, और उससे क्या बनता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर हो जाता है। तो इनको हम शॉर्ट में यूं दिखा दें, एंजाइम प्लस से सबस्ट्रेट फॉर्म से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एक एग्जांपल से देखें, जैसे एक एंजाइम होता है सुक्रेज, ठीक है, ये इंड्यूस करता है सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस को। सुक्रोज जो दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बना है उनमें उसको वो तोड़ करे दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है, या फॉर्मेशन करता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का। अब सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस जो है नॉर्मली अपने आप बिना एंजाइम के एब्सेंस में नहीं हो सकता, लेकिन ये एंजाइम होता है तो इसका ये फॉर्मेशन या ये जो रिएक्शन वो आसानी से हो जाती है। उसका कारण क्या होगा, ये मान लें सुक्रोज मॉलिक्यूल है, ये है सुक्रोज मॉलिक्यूल है जिसमें दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो हैं वो इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, ए एंड बी। अब पहली कंडीशन में क्या होगा, ये सुक्रोज नॉर्मली ए और बी यानी दो ग्लूकोज में डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन जैसे ही ये कांटेक्ट में आता है किसके, एंजाइम के, तो एंजाइम के ऊपर जो एक्टिव साइट होती हैं उनके ऊपर ये जुड़ जाता है, और उसके कारण से क्या बनता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। अब एंजाइम अलग था, सबस्ट्रेट अलग था, दोनों अलग अलग थे इस रूप में, यानी ये ई और ये क्या है, एस, ये आपस में जुड़े तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया, और इस कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के साथ ही एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो बड़ा, अब ये एंजाइम के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने के कारण से ये जो मॉलिक्यूल है इसमें जो बॉन्ड होते हैं वो आसानी से टूट जाएंगे।
नॉर्मली नहीं टूट पाते। एंजाइम के साथ जुड़ने के कारण से ये बॉन्ड टूट जाएंगे और बाद में इनमें ग्लूकोज जो है वो अलग हो जाएगा, यानी प्रोडक्ट ए और बी जो है वो तो क्या हो गए, अलग अलग हो गए, और एंजाइम जो है वो फिर से फ्री हो गया दूसरे किसी सबस्ट्रेट से जुड़ने के लिए। तो इस तरह से देखें तो पहले एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट जुड़ते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है और उसके बाद में लास्ट में एंजाइम और प्रोडक्ट जो हैं वो वापस से मिल जाते हैं। तो एंजाइम अटैच विद सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्म से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से मॉलिक्यूल। आफ्टर इट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स dissociate and forms the product and enzyme releases in a initial stage। जैसे वो पहले स्टेज में था वैसे ही वापस मिल जाता है और एक नए सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को जोड़ने के लिए वापस फ्री हो जाता है। तो सीधी सी बात इसमें ये कहें कि एंजाइम जो है वो कैसे अपनी एक्शन को शो करते हैं। सबसे पहले वो कंबाइन होते हैं सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से और एक अनस्टेबल एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब ये अनस्टेबल एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है वो डिसोसिएट होकर क्या बनाता है, प्रोडक्ट, और एंजाइम फिर से वापस दूसरे सबस्ट्रेट से जुड़ने के लिए फिर रिलीज हो जाता है। अब यहाँ पर तो इसके कारण से जैसे सुक्रेज ये है, सुक्रोज ये है, इनके जुड़ने से एंजाइम सुक्रेज सुक्रोज कॉम्प्लेक्स बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया और फिर उसके बाद में ग्लूकोज मॉलिक्यूल अलग हो गए, सुक्रेज जैसा था उसी फॉर्म में ये वापस से मिल गया। अब यहाँ पर इसमें यदि हम देखें तो एंजाइम और सबस्ट्रेट जो है वो आपस में जुड़ते कहाँ पर हैं, एक्टिव साइट पर। कोई भी एंजाइम जो है वो क्या करता है, अपने साथ में या अपने सरफेस पर कुछ विशेष साइट जो है वो रखता है, यानी उसके ऊपर कुछ स्पेसिफिक साइट प्रेजेंट होते हैं जिनको हमें एक्टिव साइट कहते हैं। एक्टिव साइट से सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, फिर बॉन्ड जो है उनमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंजाइम वापस उसी फॉर्म में मिल जाता है। ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो बनते हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसको क्लियर करने के लिए या इसको शो करने के लिए दो थ्योरीज जो है वो दी गई हैं। फर्स्ट थ्योरी जो है वो कहलाती है लॉक की थ्योरी। इस लॉक की थ्योरी के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो जैसे हर एक स्पेशल लॉक जो होता है वो एक स्पेशल चाबी से खुलता है, क्योंकि चाबी के ऊपर कुछ विशेष पैटर्न या डिजाइन बने होते हैं, चाबी के विशेष दांते होते हैं। उस चाबी को जब हम लॉक में डालते हैं तो लॉक का जो लीवर है वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, उसकी स्ट्रक्चर उसकी कॉम्प्लीमेंट्री होती है। जैसे एक चाबी जो है इसमें इसकी सरफेस जो है वो इस प्रकार की है, ये एक चाबी हो गई। अब ये जिस ताले पर काम करेगी उस ताले के अंदर एक लीवर होगा और उस लीवर की जो स्ट्रक्चर है वो इसी तरह की मिलेगी, उसके कॉम्प्लीमेंट्री ही मिलेगी, निश्चित सी बात है, तभी वो चाबी उसमें काम करेगी। तो ये इसकी कॉम्प्लीमेंट्री जो चाबी है वो यहाँ पर मिलती है। अब इस चाबी को यदि हम जब इस लीवर में हम डालते हैं तो ये चाबी इस लीवर को घुमा देती है और ताला जो है वो खुल जाता है। तो एक स्पेशल लॉक के लिए जैसे एक स्पेशल की होती है, वैसे ही एक स्पेशल एंजाइम के लिए या एक स्पेशल सबस्ट्रेट के लिए एक स्पेशल एंजाइम होता है। ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ये थ्योरी जो है वो एमिल फिशर ने प्रोपाउंडेड की थी। तो दिस थ्योरी इज ए प्रोपाउंडेड बाय एमिल फिशर। तो एमिल फिशर ने ये थ्योरी दी थी। उनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो एंजाइम जो है उनकी जो सरफेस होती है उस पर एक्टिव साइट मिलती हैं और वो एक्टिव साइट जो है वो सॉलिड नेचर की होती हैं और सॉलिड नेचर की होने के कारण से उनकी जो शेप है वो पहले से ही क्या होती है, डिटर्मिनेट होती है या निश्चित होती है। और एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है उसकी जो स्ट्रक्चर है वो उसके कॉम्प्लीमेंट्री होती है, इसलिए वो विशेष स्पेशल सबस्ट्रेट जो है वो उसके साथ में इस प्रकार से फिट बैठ जाता है जिसके कारण से वो उससे अटैच हो जाता है। यदि सबस्ट्रेट के सरफेस जो है वो उसके फिट अकॉर्डिंग नहीं हो तो वो फिट नहीं होता, यानी सबस्ट्रेट का अटैचमेंट ही नहीं होता।
तो सबस्ट्रेट जो है वो वैसे ही अटैच होता है एंजाइम से जैसे एक चाबी जो है वो एक ताले के साथ में अटैच होती है। ये थ्योरी जो है वो दी गई थी किनके द्वारा? एमिल फिशर के द्वारा। उसके बाद में दूसरी जो थ्योरी है वो है इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। ये थ्योरी इससे अलग है। इंड्यूस्ड फिट थ्योरी जो है वो कोसलैंड ने प्रतिपादित की थी। इसका जो प्रतिपादन है वो किया था कोसलैंड ने। तो कोसलैंड ने ये थ्योरी दी थी। उन्होंने ये चीज बताई कि एंजाइम जो है उसकी सरफेस पर मिलने वाली जो एक्टिव साइट है वो सॉलिड नहीं होती, या पहले से निश्चित या डिटर्मिनेट नहीं होते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं, यानी वो चेंजेबल होते हैं, उनमें चेंज आ सकता है। और ये चेंज जो है वो कब आता है? जब सबस्ट्रेट उसके कांटेक्ट में आता है तब। अब ये चीज जो है वो इसलिए बतानी पड़ी, इस थ्योरी से ये काम नहीं चलाया जा सका। उसका कारण क्या था? क्योंकि कई एंजाइम जैसे हेक्सोकाइनेज है, हेक्सोकाइनेज एक ऐसा एंजाइम होता है जो ग्लूकोज से भी जुड़ जाता है और फ्रक्टोज से भी जुड़ जाता है। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर अलग है, फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर अलग है। एक एंजाइम दोनों के लिए कैसे काम कर सकता है, मतलब एक ही ताला दो चाबियों से कैसे खुल सकता है, उसके अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो इसके लिए इंड्यूस्ड फिट थ्योरी जो है वो दी गई। अब ये मान लें यहाँ पर क्या है, ये है ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये हेक्सोकाइनेज है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल इसके कांटेक्ट में आता है तो इसके साथ में जुड़ जाएगा, क्योंकि इसकी एक्टिव साइट और इसकी जो साइट है या इसकी जो स्ट्रक्चर है दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, आपस में जुड़कर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। लेकिन मान लें ये यहाँ पर ग्लूकोज नहीं, ये फ्रक्टोज मॉलिक्यूल हो, यानी इस तरह की स्ट्रक्चर हो ये, तो उस कंडीशन में देखा जाए तो जैसे ही फ्रक्टोज इसके कांटेक्ट में आता है, ये एंजाइम जो है इसके ऊपर जो एक्टिव साइट है वो सॉलिड नहीं होकर चेंजेबल हैं, इसलिए फ्रक्टोज के कांटेक्ट में आने पर वो अपने आप को फ्रक्टोज के अकॉर्डिंग चेंज कर लेती है और फ्रक्टोज जो है वो भी इसमें फिट बैठ जाता है या इसके साथ जुड़ जाता है। तो एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो चेंजेबल होती हैं और वो इंड्यूस होती हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ ए सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में वो इंड्यूस होकर अपने आप को चेंज कर लेती हैं और अपने आप अपनी जो स्ट्रक्चर है या एक्टिव साइट है उनको इस तरह से बदलती हैं, चेंज करती हैं कि वो सबस्ट्रेट जो है वो उसमें फिट हो जाए। इसे इंड्यूस्ड फिट थ्योरी कहा जाता है। इसीलिए एक एंजाइम जो है वो कई सारे सबस्ट्रेट पर भी काम कर सकता है, क्योंकि जो सबस्ट्रेट उसके कांटेक्ट में आएगा उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को चेंज करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेता है। लेकिन जैसे भी हो, चाहे लोग की थ्योरी हो या इंड्यूस्ड फिट थ्योरी हो, इंड्यूस्ड फिट थ्योरी जो है वो ज़्यादा मान्य है। उसके अनुसार बनता क्या है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने से ही एक एंजाइम जो है वो अपनी एक्टिविटी जो है वो शो करता है। दूसरा, एंजाइम का जो मोड ऑफ एक्शन है उसको समझाया जाता है दूसरे तरीके से, वो है लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। अब लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी जो है इसके थ्रू कैसे हमें डिस्क्राइब कर सकते हैं या कैसे हम क्लियर कर सकते हैं मोड ऑफ एंजाइम एक्शन को, तो उसके लिए पहले एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो है क्या उसकी बात करते हैं। किसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी का सीधा सा मतलब ये होता है कि कोई भी रिएक्शन जो होती है उसको इनिशिएट करने के लिए, उसको शुरू करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है या कोई ना कोई मात्रा जो है वो एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। तो द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी टू इनिशिएट ए रिएक्शन नॉन एज एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे यहाँ पर हमें एक रिएक्शन की बात करें, एक सबस्ट्रेट है, कोई सा भी सबस्ट्रेट जो है वो मान लिया, ये सबस्ट्रेट कन्वर्ट होता है किसमें, प्रोडक्ट में। अब सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट की जो एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी, उनमें डिफरेंस होता है। कई बार प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो लो भी हो सकती है और ऐसे कंडीशन में जो रिएक्शन होगी वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। और उसके अंदर यदि हम देखें तो उसको हम रिप्रेजेंट यूँ कर सकते हैं, मान लें सबस्ट्रेट की जो एनर्जी है 0 से लेकर मान लें 10 से 20, 30, 0, 10, 20, 30, 40, 50, ये किलो कैलोरी में एनर्जी जो है उसकी वैल्यू दी हुई है। और ये
ये जो है वो रिएक्शन रेट जो है वो यहाँ पर हमने शो कर रखी है। अब एक हमारे पास सबस्ट्रेट है, मान लो हम सुक्रोज की बात कर रहे हैं। सुक्रोज सबस्ट्रेट जो है उसकी कुछ ना कुछ बॉन्ड एनर्जी तो होती है, निश्चित रूप से जीरो तो हो ही नहीं सकती। मान ले उसकी बॉन्ड एनर्जी जो हो कितनी है, 20 किलो कैलोरी पर मोल है, और जो प्रोडक्ट बना ग्लूकोज उसकी जो एनर्जी बॉन्ड एनर्जी है वो कितनी है, 10 किलो कैलोरी पर मोल। ये सबस्ट्रेट, ये क्या है, प्रोडक्ट। तो इसमें 10 का अंतर आ गया, डिफरेंस आ गया 10 किलो कैलोरी का। वो 10 किलो कैलोरी प्रोडक्ट बनने पर बाहर निकलेगी, यानी वो एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन यूं नहीं है कि इसमें एनर्जी रिलीज हुई है तो इसे एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी। इस रिएक्शन को इनिशिएट करवाने के लिए पहले हमें कुछ ना कुछ एनर्जी जो वो प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। तो जैसे मान लें वो एनर्जी जो है वो मान लो कितनी हो, 50 किलो कैलोरी। 50 किलो कैलोरी के लेवल तक आएगा तब जाकर ये रिएक्शन होगी। तो उस कंडीशन में ये होगा कि सबस्ट्रेट को हम इतनी एनर्जी देंगे तो फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्रोडक्ट में। इसमें ये कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर ये इस रिएक्शन में इस सबस्ट्रेट में 20 किलो कैलोरी एनर्जी जो थी, चाहिए कितनी इस रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए, इनिशिएट होने के लिए 50 किलो कैलोरी, यानी इनका जो डिफरेंस है वो बचा कितना, 30। ये 30 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी जो है ये इनिशिएट करने के लिए जरूरी है। यही क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे। तो एनर्जी विच रिक्वायर्ड फॉर द इनिशिएट द रिएक्शन 30 किलो कैलोरी पर मोल होगी। ये है इन द अब्सेंस ऑफ ए एंजाइम। तो अब्सेंस ऑफ ए एंजाइम में ये कंडीशन है। अब एंजाइम होने पर क्या होता है, यदि हम इसमें एंजाइम को और ऐड कर दें या एंजाइम को मिला दें इस सबस्ट्रेट के साथ में, तो उस कंडीशन में ये यूं इस तरह से चेंज होता है और इस लेवल तक पहुंचते ही ये रिएक्शन जो है वो हो जाती है और फिर ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट की एनर्जी भी सेम है, सबस्ट्रेट की एनर्जी भी सेम है, लेकिन इनिशिएट करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है ये अमाउंट ये कम होगी, ये इतनी घट गई। अब मान लें यहाँ पर एंजाइम की प्रेजेंस में जो है वो एनर्जी जो है उस कितनी हुई, 35 किलो कैलोरी। इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी जो है, यानी ये गैप जो है वो कितना है, केवल 15 किलो कैलोरी है। तो ये 15 किलो कैलोरी पर मोल एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कब है, इन द प्रेजेंस ऑफ ए एंजाइम। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम द एक्टिवेशन एनर्जी of a reaction is decreases, is lowers, then the reaction, that reaction complete in the lower energy या in at the lower energy level easily। तो इसके कारण से वो लोअर एनर्जी लेवल पर ही आसानी से हो जाती है और इसके कारण से ही एंजाइम जो है वो उसे एक्शन को या फिर एंजाइम जो है वो उस रिएक्शन को क्या करता है, जल्दी कन्वर्ट करवा देता है। यानी ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो बना है ना, इसके बनने के कारण से लोवरिंग जो आ गई वो किस में आ गई, एक्टिवेशन एनर्जी में। तो ये दो तरीके हैं, दोनों तरीकों से मिलकर एंजाइम काम करता है। एक तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो बनता है उसके कारण से सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं और उसके कारण से बॉन्ड का बनना टूटना आसान हो जाता है। और दूसरा एंजाइम जो है वो उसे रिएक्शन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको भी कम कर देते हैं, इसलिए कम एनर्जी पर ही एंजाइम जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये दो मोड ऑफ एक्शन ऑफ ए एंजाइम जो है वो हमने पढ़े। इसके बाद में अगला पार्ट या लास्ट टॉपिक जो है इसे चैप्टर का वो हम पढ़ते हैं, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ए एंजाइम। तो अंतिम ये टॉपिक जो है वो हम पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ए एंजाइम्स। अब यदि हम देखें तो क्लासिफाई किया गया है एंजाइम को उनकी एक्टिविटी के बेसिस पर, वो कौन सी रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं उनके बेसिस पर उनको अलग अलग क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है और उनको क्लासिफाई करने के लिए जो नियम बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं IUB के द्वारा।
तो एक तो इसकी फुल फॉर्म जो है वो लिखवाई हुई है, थोड़ी सी वो ध्यान में रखना। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री उसने ये नियम बनाए हैं जिनके अनुसार इनको कैटेगराइज किया गया है, या 6 क्लासेज जो हैं वो इनके अंदर बनाए गए हैं। तो 6 क्लासेज में इनको क्लासिफाई किया गया है। वो 6 क्लासेज कौन सी हैं उनकी हम बात करते हैं। फर्स्ट जो है वो है ऑक्सीडो रिडक्टेज। इन सारी क्लासेस को पहले लिख देते हैं, बाद में पढ़ते। तो इसके बेसिस पर देखें तो आईयूबी ने क्लासिफाई किया है इनको 6 क्लासेज में, या कह सकते हैं एंजाइम्स आर डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेज बाय आईयूबी। दीज आर ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइसेज, लाइगेज एंड आइसोमरेज। यदि हम इनमें देखें तो ऐसे ये एस भी लगा होता है, एस लगाते ही ये जो है वो प्लूरल नंबर हो जाते हैं। बाकी नॉर्मली देखें तो सिंगुलर था, तो चलो ये प्लूरल में भी इनको हम ले सकते हैं क्योंकि कई सारे एंजाइम एक क्लास में आते हैं। तो पहली क्लास जो है वो है ऑक्सीडो रिडक्टेजेज एंजाइम की। ऐसी रिएक्शन जिनमें या तो ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन होता है, उनको कैटेलाइज करने वाले जो भी एंजाइम है वो ऑक्सीडो रिडक्टेजेज कहलाते हैं। तो एंजाइम which catalyze the oxidation or reduction reaction called oxidoreductase या includes in oxidoreductase class of a enzyme। ठीक है, अब ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन से रिएक्शन में किसी सबस्ट्रेट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं या जुड़ते हैं। इलेक्ट्रॉन निकलना ऑक्सीडेशन, जुड़ना जो है वो है रिडक्शन। हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन। तो रिएक्शन जिनमें किसी सबस्ट्रेट से इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन रिमूव होते हैं या उसके साथ ऐड होते हैं वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन है। और इन रिएक्शन में इन्वॉल्व जो भी एंजाइम है वो ऑक्सीडो रिडक्टेज कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल में देखें तो नोट्स में लिखवाया हुआ है, उनको देख लेना। साइटोक्रोमे ऑक्सीडेज, ये इसमें शामिल किए जाते हैं जिनमें जल अपघटन होता है। दूसरे ट्रांसफरेजेज, ट्रांसफर द ग्रुप फ्रॉम ए वन सबस्टेट टू अदर सबस्टेट। एक सबस्टेट से दूसरे सबस्टेट पर किसी ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं, लेकिन उस ग्रुप में हाइड्रोजन को शामिल नहीं किया जाता। तो यदि हाइड्रोजन को हम छोड़ दें, उसके अलावा और कोई सा भी ग्रुप है एक्सेप्ट हाइड्रोजन, अदर ग्रुप है ट्रांसफर फ्रॉम वन सबस्टेट टू अदर सबस्टेट। ऐसी रिएक्शन को कैटेलाइज करने वाले जो एंजाइम हैं वो ट्रांसफरेजेज क्लास जो है उसमें इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, जैसे ट्रांसफॉस्फेटेज एंजाइम जो है इसकी हम बात करें। ट्रांसफॉस्फेटेज एंजाइम में देखें तो वो एटीपी मॉलिक्यूल से या एटीपी सबस्ट्रेट से फॉस्फेट ग्रुप को ग्लूकोज या फ्रक्टोज पर ट्रांसफर करता है तो वो ट्रांसफॉस्फेटेज हो गया। एमिनो ग्रुप को करता है तो ट्रांस एमिनेज हो गया, ट्रांस कार्बोक्सिलेज। इस तरह से कोई भी ट्रांसफर से रिलेटेड ग्रुप के ट्रांसफर से रिलेटेड जो रिएक्शंस होते हैं उनमें इन्वॉल्व एंजाइम है वो ट्रांसफरेजेज में शामिल किए जाते हैं। तीसरी श्रेणी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसमें उनको ध्यान में रखें, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। हाइड्रोलेजेज एंजाइम। हाइड्रोलेजेज एंजाइम जो है वो इन्वॉल्व होते हैं ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस में जिनमें या तो H2O मॉलिक्यूल का एडिशन होता है सबस्ट्रेट के साथ या फिर रिमूवल होता है H2O का सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से। तो द रिएक्शन इन विच द एडिशन ऑफ सबस्ट्रेट विद substrate or a removal of a H2O from substrate occurs. These enzymes involved in these reaction called या includes in hydrolase class। तो ये hydrolase class में शामिल किए जाते हैं। अब इसके बेसिस पर या तो एडिशन होगा सबस्ट्रेट से या रिमूवल होगा, उसके बेसिस पर इस हाइड्रोलेजेज को 2 कैटेगरी में फिर से डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट कैटेगरी जिसमें सबस्ट्रेट से एडिशन, सबस्ट्रेट के साथ में H2O मॉलिक्यूल का एडिशन होता है। H2O मॉलिक्यूल का एडिशन होता है तो उसके कारण से सबस्ट्रेट जो है वो टूट जाता है, सबस्ट्रेट का डिसोसिएशन होता है। तो सबस्ट्रेट व्हेन द H2O molecule added with the substrate, then the substitute dissociate
इन ए सिंपलर मोलिक्यूल। ठीक है, जैसे स्टार्च है, स्टार्च है उसमें वाटर मोलिक्यूल को हम जोड़ते हैं तो उसका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, और हाइड्रोलाइसिस होने से, जल अपघटन होने से वो टूट कर क्या बनाता है, सिंपल ग्लूकोज या सुक्रोज मोलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। तो इसमें डिसोसिएशन होता है, या कह सकते हैं इसमें कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल जो है वो किस में बदलते हैं, सिंपल मोलिक्यूल जो है उनमें कन्वर्ट होते हैं। ऐसी रिएक्शन में जो इन्वॉल्व एंजाइम होते हैं उन एंजाइमों को हम कहेंगे हाइड्रोलाइसेज एंजाइम या हाइड्रोलाइसेज एंजाइम कहेंगे। दो हाइड्रोलाइसिस करते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं। और दूसरे रिमूवल ऑफ ए हाइड्रोजन H2O, रिमूवल होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं। जब दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं तो एक H2O मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। तो ऐसी जो रिएक्शन है उसमें क्या होता है, उनमें सिंपल मॉलिक्यूल जो है वो कन्वर्ट होते हैं किनमें, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में। तो इनमें ये कह सकते हैं कि इनमें एसोसिएशन होता है सबस्ट्रेट का और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो इस श्रेणी के एंजाइम हैं उनको कहा जाता है हाइड्रोलाइगेजेज एंजाइम। तो ये दो टाइप के होते हैं, हाइड्रोलाइसेजेज, हाइड्रोलाइगेजेज। हाइड्रोलेजेज जो हैं वो दो टाइप के हैं, हाइड्रोलाइसेजेज, हाइड्रोलाइगेजेज। हाइड्रोलाइसेजेज एंजाइम इन्वॉल्व इन these reaction in which the addition of H2O with substrate occur. Hydrolygases enzyme involves in these reaction in which removal of H2O from substrate occurs. दो टाइप के ये हो गए। ये जो है वो एसोसिएशन टाइप की रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ये डिसोसिएशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। फिर है लाइसेसेस और लाइगेजेस। हाइड्रो को हटा दें तो बाकी जो है वो ये नाम बनता है। अब इसके बेसिस पर देखें, तोड़ने वाले जो हैं, अब ब्रेक करने वाले या डिसोसिएट करने वाले जो हैं वो है लाइसेसेस, एसोसिएशन करने वाले जो हैं वो लाइगेजेस। यदि वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करके तोड़ते हैं तो है हाइड्रोलाइजेजेस, और वाटर मॉलिक्यूल को ऐड नहीं करके यानी एक्सेप्ट हाइड्रोलाइसेस किसी दूसरी प्रोसेस के थ्रू यदि डिसोसिएशन होता है किसी रिएक्शन में सबस्ट्रेट का, उसमें इन्वॉल्व एंजाइम है वो लाइसेसेस एंजाइम है। और रिमूवल ऑफ H2O को छोड़ के और यदि किसी रिएक्शन में एसोसिएशन होता है सबस्ट्रेट्स का तो वो है लाइगेजेज श्रेणी के एंजाइम या इस क्लास में आने वाले एंजाइम। और लास्ट वन आइसोमरेजेज। इसमें जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हैं उनमें जो बॉन्ड बने होते हैं उन बॉन्ड का इंट्रामोलिक्यूलर अरेंजमेंट जो है वो रीअरेंज होता है, यानी कंपाउंड जो जुड़े हुए हैं जैसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल पर OH जुड़े होते हैं वो एक जगह से हटकर दूसरी जगह पर जुड़ जाते हैं, उसके कारण से एक सबस्ट्रेट अपने आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है। उसका फॉर्मूला वही रहता है लेकिन उसकी स्ट्रक्चर चेंज होती है, तो ऐसी कंडीशन में उनको आइसोमर कहते हैं। तो इन दीज रिएक्शन रीअरेंज द इंट्रामोलिकुलर अरेंजमेंट अकर्स। रीअरेंजमेंट होता है इंट्रामोलिकुलर अरेंजमेंट का और उसके कारण से प्रोड्यूस आइसोमर्स ऑफ द सबस्ट्रेट। तो दीज एंजाइम दीज आर इंक्लूड्स इन दीज रिएक्शन, वो शामिल किए जाते हैं, वो आते हैं आइसोमरेजेज श्रेणी में। जैसे फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेजेज है, फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेजेज जो है वो ग्लूकोज को फ्रक्टोज में, डी ग्लूकोज को एल ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ऐसे एंजाइम इसी श्रेणी में सम्मिल किए गए। तो ये 6 कैटेगरीज जो हैं इनके दी हुए हैं। ऑक्सीडोरिडक्टेज, ये ऐसे एंजाइम हैं जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं या उनको कैटेलाइज करते हैं। ट्रांसफरेजेज, ऐसी रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं जिसमें ट्रांसफर होता है हाइड्रोजन को छोड़कर किसी भी दूसरे ग्रुप का, चाहे वो फॉस्फेट ग्रुप हो, चाहे एमिनो ग्रुप हो, चाहे कार्बोक्साइड ग्रुप हो। या फिर हाइड्रोलेजेज, ऐसे एंजाइम जो कैटेलाइज करते हैं ऐसी रिएक्शन को जिसमें एडिशन ऑफ H2O, या तो जल का जुड़ाव, जल का अणु जुड़ता है या जल का अणु निकलता है।
अब इस बेसिस पर ये 2 हो गए। जिन रिएक्शन में हाइड्रोजन H2O मॉलिक्यूल का एडिशन होता है वो है हाइड्रोलाइसेज, और जिनमें H2O मॉलिक्यूल रिमूव होता है वो है हाइड्रोलाइगेजेज एंजाइम। फिर है लाइसेजेज, जिसमें सबस्ट्रेट का डिसोसिएशन होता है विदाउट हाइड्रोलाइसेजेज, विदाउट एडिशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल, वो है लाइसेजेज एंजाइम। और लाइगेजेज एसोसिएशन होता है सबस्ट्रेट्स का और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है विदाउट हाइड्रोलाइगेज, तो वो है लाइगेजेज श्रेणी के एंजाइम, जैसे एल्डोलेज वगैरह इसमें आते हैं। आइसोमरेजेज, जिनमें फॉर्मेशन होता है या कन्वर्जन होता है एक सब्स्टिट्यूएंट, एक जो सबस्ट्रेट है उसका उससे सबस्ट्रेट के आइसोमर में, वो है आइसोमरेजेज एंजाइम। तो इसे में यहाँ पर हमने ये इनकी 6 क्लासेज जो है वो पढ़ी और मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम पढ़ा। इसके साथ ही अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। इसके साथ सेकंड यूनिट भी अपनी कंप्लीट होती है। थर्ड यूनिट जो है इसको हम कल शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।